यही हाल है बांग्लादेश का जब से वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। These disturbing visual that you just saw were from Chatgaon village in Bangladesh, dated 26th of November 2024। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं डिटेन करना स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी का, जिनको जाना जाता है कृष्णदास प्रभु नाम से। सीनियर एडवाइज़र टू इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंचन गुप्ता जी ने कंफर्म करा है दैट ही हैज़ बीन डिटेन्ड फ्रॉम लीविंग बांग्लादेश। ही हैज़ बीन बार्ड फ्रॉम लिविंग बांग्लादेश बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। ही वॉज रिपोर्टेडली टेकन टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। रामाकृष्णा मिशन के करेंटली प्रेसिडेंट कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हो? उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कड़ी निंदा करी है स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी के इस डिटेंशन को लेके, जिस तरीके से उन्हें अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले गए और इस्कॉन के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पर जिस तरीके से एक रिलीजियस हार्मनी को भी यहाँ पे प्रभावित करने की कोशिश करी जा रही है और इंटरिम गवर्नमेंट पर इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। करेंटली यहाँ पर सर्व कर रहे हैं चेयरमैन स्वामी पुर्तनांद मंदा जी महाराज। पुर्तनांद पी से आप समझ लेना। इनसे पहले देखो पी आपका रीजनिंग में 16 होता है, इनसे पहले आपके पुर्तनांद मंदा जी महाराज 16th नहीं है, बट इनसे पहले वाले जो थे वो थे 16th प्रेसिडेंट ऑफ रामाकृष्णा मठ एंड रामाकृष्णा मिशन। 2017 में बने थे। समरनंदा महाराज जी जो कि ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। पीएम मोदी ने रिएक्ट करा था, आप पीछे यहाँ पर देख सकते हो फोटो इन दोनों की। एंड यस 1887 में आपका रामाकृष्णा मिशन आया था। रामाकृष्णा मिशन की स्थापना विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी है, जिनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद, किसने दिया था? वो दिया था दक्षिणेश्वर के संत जिनका नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय। गदोधर चट्टोपाध्याय, ये नाम तो मैंने जो बताया, मैंने रिकॉल करा, ये हो जाता है ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस। आप ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत गलत है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाई 2024 में आप सोचिए कि धार्मिक स्वतंत्रता पर लोगों की आघात करा जा रहा है। दास जी के साथ यहाँ पर काफ़ी गलत हो रहा है और इस्कॉन के जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, जो कि काफ़ी पीसफुली वहाँ पर रहते हैं, इस्कॉन पर एक तो यहाँ पर इन्होंने बैन लगा दिया। इस चीज़ को लेके स्वामी पूर्णात मंदा जी जो कि रामकृष्ण मिशन के संचालक हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि इसका गवर्नमेंट की इमेज पर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरिम गवर्नमेंट की रेप्यूटेशन पर। इस्कॉन कोलकाता ने यहाँ के राधा रमन दास जी ने एलिगेट करा है, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं बांग्लादेश की सरकार पर कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो हेट स्पीच फैला रहे हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, रिलीजियस हार्मनी को यहाँ पर प्रमोट नहीं करा जा रहा है, यहाँ पर उसको बिल्कुल ही ध्वस्त करा जा रहा है। जिस तरीके से इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर तोड़ फोड़ करी जा रही है और इस्कॉन को उल्टा बैन कर रहे हैं, जबकि इस्कॉन अपने आप में पूरा वर्ल्ड जानता है कि भाई कितनी एक पीसफुल संगठन है। क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए। एंड आई होप कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर डिप्लोमेटिकली इंटरवीन कर इस मुद्दे को सुलझाए। विदाउट इक्वालिटी आई से देयर कैन नॉट बी लिबर्टी। बिल्कुल मेरे भी यही विचार हैं। और जिस तरीके से बांग्लादेश में यहाँ पर लिबर्टी का बिल्कुल ही सत्यानाश करा जा रहा है, ऐसा ना हो। ये कहा था हेरोल्ड लेस्की जी ने, मतलब बांग्लादेश वाला तो मैंने कहा, बाकी विदाउट इक्वालिटी आई से देयर कैन नॉट बी लिबर्टी हेरोल्ड लेस्की जी ने कहा है, जिनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है हमारे भारत के फ्यूचर पर। 1947 ऑनवर्ड जिस तरीके से इंडिया ने शेप करा है, यहाँ की डेमोक्रेसी ने और सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे पॉलिटिशियंस का आउटलुक, काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन रहे हैं हेरोल्ड लेस्की जी। यहाँ आप देख सकते हो हमारे कमांडर इन चीफ कोड 45 नेक्सस के आपको दिखा रहे हैं एक QR कोड, इसे आप स्कैन करके हमारे चैनल के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। Welcome to Code 45 Nexus. In this video, we are going to discuss few current affairs using mnemonics. आपको पता ही है हम किस तरीके से mnemonics का इस्तेमाल करते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और ये हमारे दिमाग में बैठ भी जाती हैं। Welcome to the video. Welcome to Code 45 Nexus.
हैरोल्ड लेस्की जी की लीगेसी और इन्फ्लुएंस आप यहाँ पर समझ सकते हो। ही वॉज बोर्न ऑन 30th of June 1893। 1926 में लेस्की बिकेम अ प्रोफेसर एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 1945 से लेके 45 में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका एंड हुआ था ना। लेस्की सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश लेबर पार्टी। 1950 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड 1954 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हैरोल्ड लेस्की इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हैरोल्ड लेस्की जी से। इनकी लेगेसी इन्फ्लुएंस जो है, इनका योगदान हमारे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और ओवरऑल क्योंकि सोशलिज़म जैसे टॉपिक पर भी इन्होंने काफ़ी बात करी है। और इंडिया का जो सोशलिज़म है, क्योंकि इंडिया में तो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता ही है, यहाँ पर सोशलिज़म तो है ही और साथ के साथ आपका कैपिटलिज्म भी थोड़ा थोड़ा है कि नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फिर बताओ कौन सी है आपकी? यूएसए की है, पता ही होगा आपको, है ना, जहाँ पर पूंजीवाद जो चलता है। ऑफ आवर सीरीज डीकेडी बोले तो 10 कदम, जिसमें हम 10 सवाल देखते हैं और अब तो आजकल ज़्यादा भी देख रहे हैं। सो ये हमारा है 6th वीडियो इन दिस सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, हु वन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन मोंटेसिल्वानियो, जो कि सिचुएट करता है इटली में, सिक्योरिंग अ ब्रिलियंट 9-11 पॉइंट्स इन द टूर्नामेंट। तो ठीक है, तो 9-11 पॉइंट्स इन द टूर्नामेंट यहाँ पर मिले हैं उनको वर्ल्ड कैडेट चेस में। तो हमारा जो ये कैडेट है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉलो मी। हमारा कैडेट चेस खेल रहा था और कहाँ खेल रहा था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। और उसे ब्रिलियंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्यों? क्योंकि 9/11 की तारीख आपको याद ही होगी, जब यहाँ पर एक टेररिस्ट, मतलब काफ़ी सारे टेररिस्ट, काफ़ी थे या एक था दो था, मुझे ठीक से याद नहीं है, जो कि एक बिल्डिंग में जाके उसने सुसाइड कर ली थी और मतलब कई सारे लोगों को भी मार दिया था अपने साथ साथ, क्योंकि उसने इसे क्रैश कर दिया था ना प्लेन को। वैसे इनका ओरिजिनल प्लान वाइट हाउस पे कूदने का था। और वाइट हाउस का आपको याद होगा, इस वक्त आपके चीफ अब कौन बनेंगी? आपकी बनेंगी सुजी बनेंगी ना, सुजी, जब डोनाल्ड ट्रंप जी आएंगे। खैर, तो इसी तरीके से जब ये यहाँ पर आया ना, ये प्लेन आप देखो, मैंने आपको बताया 1 2 3 4, ये 4 डेकर का, ठीक है, 4 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसे समझ लो। 4 से आपका रीजनिंग में डी होता है, तो डी विथ रेडी इसका आंसर हो जाता है। चार मीनार वॉज बिल्ट, चार मीनार आपकी बनाई गई थी टू कमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइडली स्प्रेड डिजीज। तो ये सवाल ऑल ऑफ द सडन कहाँ से है? डिविथ रेड्डी बिलोंग करते हैं आपके हैदराबाद से। हैदराबादी बिरयानी खा के ये यहाँ पे छोरा आया, इसने हरा दिया। अंडर 8 है ये लोंडा, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है, प्यारा सा। तो चार मीनार जो है कोमेमोरेट करने के लिए, ये आपकी पहली तो बात, चार मीनार बनाई किसने थी? कुली कुतुब शाह ने। क्यों बनाई थी? ठीक है, क्यों बनाई थी? कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। क्यों यानी कि कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1591 में बनाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बता देना अगर मैं गलत हूँ। एंड बाकी ये प्लेग के लिए करा था, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिस वर्ल्ड हु रिसेंटली पास्ड अवे? मिस वर्ल्ड जो रिसेंटली पास्ड अवे होगी ना, बहुत ही मोटी थी, बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, ऐसे करके समझ लो। और मोटा कोई व्यक्ति है जो आपका कपिल शर्मा शो में आता है, किकी हैकेंसन। ये है कीकू शारदा जी, पास्ड अवे पीसफुली एट द एज ऑफ 95। ये अभी जिंदा है, मैं बस मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ। शी वॉज क्राउंड एट द इनोग्रल मिस वर्ल्ड पेजेंट, जो कि आपका हुआ कहाँ था? वो हुआ था आपके लंदन में। टैक्सी चलाएगा, तो लंदन में हुई थी, लंदन 1951 में। और देखो 95 साल होके ही गई हैं ये 1951। यहाँ से भी आप देख के थोड़ा समझ सकते हो। वैसे तो ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं, बट फिर भी ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे? वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, मुझे आप बताना। देखो, टॉयलेट में आपके पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस लॉजिक से तो हमारा सम्मान अभियान, समान नहीं सम्मान, ये किसने शुरू करा है? कौन सी मिनिस्ट्री, किस केंद्रीय मंत्रालय ने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has launched a 3-week campaign हमारा शौचालय हमारा सम्मान on the occasion of World Toilet Day on 19th of November 2024. The campaign will end on 10th of December 2024 on the occasion of Human Rights Day. The end of the campaign on Human Rights Day symbolize करता है the powerful link between sanitization, human rights और individual की dignity को। And यहाँ आप समझ सकते हो 2001 में फर्स्ट टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड बाय द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। एंड कब? 19th of November को।
एंड आपको पता होना चाहिए कि इससे 3 दिन पहले हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था, 16 नवंबर को वर्ल्ड नहीं नेशनल प्रेस डे आता है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। 2019 में इसका फेज 2 लॉन्च हो जाता है, किसका, स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है संपूर्ण स्वच्छता से, क्योंकि यहाँ पर जर्नी इसकी जर्नी में योगदान स्वच्छ भारत अभियान का भी है। और स्वच्छ भारत अभियान में बोलते बोलते थक गया हूँ, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे 13 के बाद क्या आता है, 14 आता है, ठीक है। तो ये आपका 2014 में आया था स्वच्छ भारत मिशन, जिसका फेज 2 2019 में लॉन्च करा गया था। 2024 से 25 में गोल टू अचीव संपूर्ण स्वच्छता, उसकी तरफ हम यहाँ पर अग्रसर है। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रेस डे विच अकर्स ऑन, अभी बताया मैंने, पी अगर नहीं पता देखो याद करो, पी आपका होता है रीजनिंग में 16 नवंबर 16 को आपका प्रेस डे आता है। इसकी थीम क्या थी मुझे ये बताओ। तो अगर आप ना करते रहोगे, देखो सीधी सी बात है, ये अभी ठंड का मौसम है आपका नवंबर का, इसमें आप अगर ना करोगे कपड़े चेंज करने से, तो आपके अंदर से बदबू आएगी, तो आपका नेचर चेंज हो सकता है। तो इसी तरीके से चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस यहाँ पर थीम हो जाती है इस साल की। नेशनल प्रेस डे के की फिगर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जस्टिस JR मुधोलकर जो हैं यहाँ पर फर्स्ट चेयरमैन हो जाते हैं, किसके, वो जाते हैं इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड फंक्शनिंग, और ये आपका कब आया था, ये आया था आपका 1966 में। अच्छा 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ है क्या, मुझे बताना। अच्छा 1966 आपका साल है 3 साल पहले का, क्योंकि इसके 3 साल बाद आ जाएगा आपका कौन, 1969 में, याद करो, इसरो आएगा। और इसके भी 2 साल बाद क्या आ जाएगा, 1971, और तब होगी इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश के ऊपर। इंडो नहीं, इंडिया कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो नेशनल प्रेस डे जो कि मनाया जाता है आपके नवंबर 16 से, और सबसे पहली बारी मनाया गया था 1966 में। रंजना प्रकाश देसाई इज द करंट चेयरमैन ऑफ PCI। अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हो जाते हैं, ठीक है। एंड डॉक्टर लोगनाथन मुरुगन ये स्टेट मिनिस्टर हो जाते हैं। इन दोनों के नाम मुझे याद है क्योंकि एक एग्जाम के दौरान मैंने याद करा था इन दोनों के बारे में, तो मुझे याद है, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे था। खैर आगे देखते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय US के प्रेसिडेंट हो जाते हैं इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप एज द स्पेशल एनवॉय टू रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन का आपको पता ही है कि किस तरीके से इन्वेड करा, रशिया ने फुल फ्लैश्ड इन्वेजन लॉन्च करा था 2 साल पहले। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल एनवॉय रशिया में रेसलिंग करने के लिए भेज दिया एक व्यक्ति को, जो काफ़ी हद तक आपके गुड्डू भैया जैसा दिखता है, पता है। और उसने डी से, डोनाल्ड ट्रंप है, डी से डिवाइन टाइड लिखी थी, और उसके लिए उसे लिखी क्या थी, मतलब सॉन्ग गाया था, बजाया था, या जो भी है। इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसका नाम है रिक्की कीज। देखो कीथ यहाँ पर दिख रहा है, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, तो इसका बी आंसर हो जाता है। जनरल कीथ की लोग इसका आंसर हो जाता है। एक सेकेंड में जरा ये मिटा दूं यहाँ से। तो रिक्की कीज विद स्टीवर्ड कोपलैंड आप यहाँ पर देख सकते हो, ये व्यक्ति स्टीवर्ड कोपलैंड है, और एरो से मैंने मार्क कर ही रखा है, रिक्की कीज जी हैं। इनकी थोड़ी जवानी की आप फोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये गुड्डू भैया जैसे दिखते हैं, मुझे लगता है ऐसा। आफ्टर विनिंग ग्रैमी फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम फॉर डिवाइन टाइड एट दी 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, ओके। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या होता है, फरवरी 2022 में रशिया ने लॉन्च करा था फुल स्केल इन्वेजन। इन नवंबर 2024 हु वाज ऑनर्ड विद गुयाना हाईएस्ट अवार्ड, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने खेत दिखाया था पिछला वीडियो जो था, याद होगा आपको। वो व्यक्ति दिखता किसके जैसा था, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी जैसा। द कोट, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है। बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक आपके 1856 में पैदा हुए थे, यानी कि कुल मिला के आपका 1877। एक सेकंड में अपना हाइलाइटर ले लूँ। हाँ, तो ये आपके 1856 से लेके 1920 तक रहे थे। 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। 1856 यानी कि आपका अभी 1857 में सिपाही म्यूटिनी वगैरह होने वाली है, याद होगा आपको।
लाला लाजपत राय 1865 से लेकर 1928, बाल गंगाधर तिलक की जो बर्थ ईयर है उसे आप उल्टा कर दोगे 1865 से तो आपको समझ आ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1897 से लेकर 1945, ये आपके शिकागो सेशन 1893 में हुआ था, और रामाकृष्ण मिशन जब आया था ये तब आए हैं। फिर भगत सिंह जी जो कि 1907 में पैदा हुए, 1931 में उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 23। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? भगत सिंह। ये आप समझ सकते हो। इतनी कम उम्र में शहीद भगत सिंह के ये जो विचार हैं ये उनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी रही होगी, उठना बैठना कितने अच्छे लोगों के साथ रहा होगा उस वक्त में जहाँ पर इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था। ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ पर किस प्रकार अत्याचार करते थे, और भगत सिंह को जब पकड़ा था इन्होंने कैसे अत्याचार इस 23 साल के नौजवान के ऊपर करे थे, आप यहाँ देख सकते हो। इस समय मैं जेल में हूँ और ये वही जेल है जी जहाँ पर भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। ये देख सकते हैं भगत सिंह को यातना दी जा रही है। जनवरी के महीने बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर कमर की खाल उधेड़ी जा रही है और नमक भी रगड़ा जा रहा है। इधर अंग्रेज अधिकारी जो है कोयले की में सीख रहा है ठंड के समय, लेकिन भगत सिंह की खाल उधेड़ी जा बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाकर खाल उधेड़ी जा रही है और नमक भी लगाया जा रहा है, और वो अंग्रेजी टट्टू जो है वहाँ पे बैठ के आराम से क्या कर रहा है, हाथ सेक रहा है। मेरे थोड़े पर्सनल विचार है, जिस प्रकार अंग्रेज़ों के जो यहाँ पर टटपूंजिए थे, कुछ इंडियंस भी थे, और उन्हें जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद फिर उन लोगों को पिनलाइज नहीं करा, उन लोगों को कोई सज़ा नहीं दी गई, और बाकायदा वो तो पेंशन खा रहे थे। ये बहुत हम लोगों की तरफ से गलत है जो चीज़ें हुई हैं हमारे देश में, मतलब आगे भी चीज़ें चली वो चीज़ें। मेरा थोड़ा पर्सनल इसमें, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शहीद भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन September 27, 1907, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। विलेज बांगा, पंजाब में वो पैदा हुए थे। भगत सिंह मूव टू कानपुर इन 1923 जब उनकी एज जस्ट 16 थी, जहाँ पर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो थे वो एडिटर थे, एडिटर एट प्रताप। प्रताप के लिए ही फिर बाद में जब वो गणेश शास्त्री विद्यार्थी से मिले तो उन्होंने प्रताप के लिए लिखा भी। उनका पेन नेम यानी कि एज अ ऑथर उन्होंने अपना नाम बलवंत सिंह रखा था। ही पब्लिश्ड विश्व प्रेम एंड युवक। विश्व प्रेम एंड युवक इन्होंने लिखा था। विश्व प्रेम यानी कि इन लव विद द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के साथ में प्यार में हूँ। मेच्योरिटी देख रहे हो उस व्यक्ति की। ये जो इनके वर्क्स हैं ये आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी आप सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इस तरीके के व्यक्तित्व के साथ चलना, उनके व्यक्तित्व में गढ़ना, उसको थोड़ा सा गुणना, ये बहुत ज़रूरी है। ये करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आप इस देश के लिए कुछ आगे कर पाओ। इनके जितना तो नहीं कर पाओगे पर कुछ तो कर जाओगे आगे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये आपके काफ़ी ज़्यादा आपके इन्फ्लुएंस थे विनय दामोदर सावरकर से, जो कि आपके पैदा कब हुए थे 28 मई, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18, इनका बर्थ ईयर मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, शायद 1897 में पैदा हुए थे। और 1897 में नहीं 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 नहीं, मुझे याद आ गया, ये 1881 में पैदा हुए थे, क्योंकि इनके 4 साल पहले 1879 में इनके भाई पैदा हुए थे गणेश दामोदर सावरकर, और इसी साल में आपकी सरोजनी नायडू जी पैदा हुई थी। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को याद करके रिलेट करके करोगे ना तो काफ़ी चीज़ें याद करने में मदद मिलती है। तो मैं जैसे बताता हूँ इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा याद करने पे फोकस करा करो। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इनसे 4 साल पहले तो 1871, अब गणेश दामोदर सावरकर जी 1881। 1881 कैसे याद रखेंगे? गणेश दामोदर सावरकर जी को 9 का स्क्वायर आता था, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर ये आपका एंकर पॉइंट बन जाएगा ये 3-4 इन्फॉर्मेशंस को याद रखने के लिए। इवन देखो मैं यहाँ पे बोलूँ गणेश दामोदर सावरकर जी के 2 साल बाद 1883 में शिकागो सेशन में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, है ना, तो आपको याद आ जाएगा। और 4 साल बाद 1887 में रामाकृष्णा मिशन की स्थापना हुई थी। खैर ये बातें आप याद रख सकते हो। फिलहाल हम इनकी लीगेसी पर आते हैं, या लीगेसी पे नहीं, पहले हम इनके की इवेंट्स देख लेते हैं, और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को तो बिल्कुल देखना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हो ही ज्वाइंड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनको ये यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, एंड पार्टिसिपेटेड इन एक्ट ऑफ सैबोटेज
अगेंस्ट ऑब्वियसली जो आपके ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बॉम्बिंग करी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में, एंड देयर बाय ही वॉज वहाँ पे कन्विक्ट हो गए थे, एंड कंसिक्वेंटली ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23 1931 एट द एज ऑफ जस्ट आपका 23, और 23 की एज पे मार्च 23, तो ये आप दिन याद रख सकते हो। फॉर द असैसिनेशन ऑफ जॉन सॉन्डर्स, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड इज रेवर्ड एज मार्टर एंड सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस उनको बोला जाता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के लिए। हिज एग्जाम्पल कंटिन्यूज टू इंस्पायर न्यू जनरेशंस ऑफ एक्टिविस्ट वर्ल्ड वाइड, जितने भी हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पर जो हम चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारी बातें, क्योंकि इन चीज़ों में एफर्ट लगता है। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए। इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनोग्रेट करा जाता है, किस राज्य में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। देश, देश यानी कि कंट्री, कंट्री यानी कि हमारी इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, हमारा प्यारा भारत। और मैं किस कलर से लिख रहा हूँ, हरे कलर से, तो हरियाणा इसका आंसर हो जाता है। ओपी जिंदल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रमोटिंग पब्लिक सर्विस, इनका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओपी जिंदल के यहाँ पर फाउंडिंग चांसलर हो जाते हैं नवीन जिंदल जी, एंड यहाँ के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर सी राजकुमार, ये यहाँ के फाउंडिंग वाइस चांसलर हो जाते हैं। क्या नाम है इनका, सी राजकुमार। यहाँ आप देख सकते हो विजन पेपर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड द राइट्स एंड फ्रीडम्स अकेडमी ऑफ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू मार्क द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हुई थी आपकी 26 नवंबर 1949 में, और 26 नवंबर 2024 को इसका इनोग्रेशन हो चुका है, क्योंकि हम ये दिसंबर में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। एंड देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे देखो 26/11 ये वही तारीख है, मुझे बताना 26/11, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि 26/11 ये वही तारीख है जब आपका मुंबई पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट घुस गए थे, कई सारे निर्दोष लोगों को यहाँ पर उनका मर्डर कर दिया गया था, और इस चीज़ के चलते यहाँ आपके कसाब कसाब जो कि एक कन्विक्ट यहाँ पर घोषित हुआ था, उसको हैंग कर दिया गया था। मुझे बताना कि ये किस ईयर में ये हुआ था, 26/11 का जो अटैक था, कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको पता है नहीं पता। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो आपका हो जाता है यहाँ पर, ये JGU यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सिचुएट करती है गुवाहाटी में, वहाँ पे इनोग्रेशन इसका होगा नवंबर 26 2024 को। एजुकेशनल इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए हैं, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह को फीचर करा जाएगा। चिल्ड्रंस कॉर्नर होगा जहाँ पर कुल मिला के जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उन्हें शोकेस करा जाएगा थोड़े से ल्यूसिड मैनर में, ताकि चिल्ड्रंस वहाँ पे इंटरेस्ट ले सके एंड अंडरस्टैंड कर सके इंटेंट किनके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका। यहाँ पर इनके आर्ट वर्क्स और हिस्टोरिकल डाटा 26/11 1949 से रिलेटेड उस तारीख को एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये यूनिफाइंग सिंबल है फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इंडिया के पूरे फ्रेमवर्क को यहाँ पर दिखाएगा किस तरीके से ये चीज़ें बनी है और हमारे देश का संविधान बना है। क्यूरेटोरियल अप्रोच यहाँ पर रहेगी, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक चिल्ड्रन कॉर्नर भी होगा। ये द म्यूजियम विल बी क्यूरेटेड, यस द म्यूजियम आपका क्यूरेट करा जाएगा किसके द्वारा, ये करा जाएगा आपके बी नेर के द्वारा। बी नेर समझ सकते हैं। क्यूरेटोरियल अप्रोच यहाँ हम पीले कलर से लिख रहे हैं, मतलब लिखा था अभी पीछे, ये मैंने लाल से लिख दिया यहाँ पे बनाना, तो उन्होंने बनाना खाते हुए बताया इसके बारे में। ये कल्चर एंड हेड हो जाती हैं सेंटर ऑफ म्यूजियम की, बी नेर जी। इन पे सवाल बन सकता है तो आप ध्यान रख सकते हो। यूजिंग मल्टीपल फॉर्मेट्स फॉर इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, और बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से इस चैनल पर मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ नेमोनिक्स का इस्तेमाल करके एंड इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और मल्टीपल फॉर्मेट्स के साथ, ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। तो वही यहाँ पर हमारा एक अप्रोच रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपके नवीन जिंदल जी हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपके राज जी हैं, सी राजकुमार जी। तो सी राजकुमार जी यहाँ के वाइस चांसलर हो जाते हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के, और नवीन जिंदल जी हो जाते हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग चांसलर। द यूनियन
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA से हम इसे एब्रीवेट करते हैं, डिक्लेयर करा इन्होंने हाईनी वी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC से a dash based insurgent group and unlawful association for another 5 years। तो आप समझ सकते हो कुछ हाइना निकले कब, जब मेघ से निकली वर्षा। जब मेघ से निकली वर्षा तो आंसर हो जाता है इसका मेघालय। HNLC जिसे एब्रीवेट कर दिया गया है, इट इज एब्रीवेटेड फॉर आपका हाइने वी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। HNLC से जिसे हम एब्रीवेट करते हैं, इसके ऑनगोइंग इंसर्जेंसी और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। 2019 में इन पे इनिशियल बैन लगाया गया था और उसके बाद फिर नवंबर 2019 में स्टार्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सप्लोजन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। जून 2024 में कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज देखने को मिली और करंटली एक्सटेंशन ऑफ बैन फॉर अनदर 5 ईयर्स यहाँ पर देखने को मिला है। मेघालय के गवर्नमेंट ने रिकमेंड करा है साथ के साथ कि भाई आप एक काम और कीजिए हमारी सरकार की अनलॉफुल UAPA एक्ट जो हो जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के अंतर्गत भी HNLC को हाई नेवी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए। What is the enhanced range of the guided Pinnack rocket system after the successful flight test by DRDO in November 2024? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका आया कब था, वो आया था आपका 11 साल पहले इसरो के। तो इसरो आपका 1969 11 साल यानी कि 1958 में आया। 1958 आपका वो साल भी है जब आपका नासा आया। एंड इसके 11 साल बाद कौन आया, इसरो आ गया यानी कि 1969 में। और 1969 में आपका वाइट म्योनीज लेके रॉबर्ट विटेकर आया। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम की, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक नेमोनिक एड है आपका याद करने के लिए। सम गर्ल्स ऑफ आर कॉलेज प्ले कबड्डी ऐसे करके कुछ है ना, खैर उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। तो डी आपका होता है रीजनिंग में 4 का अगर स्क्वायर करेंगे बनेगा 16 से आपका बनेगा पिनाक रॉकेट सिस्टम। ये इन्होंने बना दिया है, फॉलो करो मुझे। यहाँ आप फोकस कर सकते हो कि 1958 अगर हम 5 और 8 को उल्टा कर दें तो क्या बनेगा बताओ मुझे, वो बनेगा 85। अगर ये 85 बनेगा, इसके सबसे करीब क्या है 75, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 75। यहाँ हम देख सकते हैं पिनाक रॉकेट सिस्टम DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट करे फ्लाइट टेस्ट ऑफ द गाइडेड पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जिसे हम MBRL से एब्रीवेट करेंगे, मार्किंग अ की माइलस्टोन इन द PSQR वैलिडेशन ट्रायल, जिसमें PSQR को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। कई बारी मल्टी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, ध्यान रख सकते हैं। तो DRDO की टेस्टिंग एक आपके क्वाड्रिलेटर में हो रही है जो कि आपका PSQR करके है, ऐसे करके भी आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा एंटरटेन करना ही पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बोरिंग है ये जानकारी, है ना। क्वाड्रिलेटरल PSQR बना देता हूँ मैं, वैसे तो PQRS होना चाहिए ना, खैर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा उसको वो कर दिया। तो फ्लाइट टेस्ट फेजेस इसके 3 फेजेस थे, जिसमें फील्ड फायरिंग रेंज, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मापी गई थी, एक्यूरेसी, रेट ऑफ फायर वगैरह ये सारी चीज़ें देखी गई थी। रेंज की इन्हेंसमेंट पिछले पहले वाले की आपके पिनाका MK1 जो था उसकी 38 किलोमीटर थी, अब वाले की 75 है। फ्यूचर अपग्रेड्स आपके 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पर आपका काम होगा DRDO का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात मैंने बतानी भूल गया, आप ही बता दो DRDO के चेयरमैन बताओ कौन है। DRDO तो 1958 में आया था, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो बताओ DRDO के चेयरमैन कौन है, कमेंट कीजिए। हाँ, तो इंडियन आर्मी के जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, फ्लाइट टेस्ट वर कंडक्टेड इन 3 फेजेस एंड इंडियन आर्मी करेंटली ऑपरेट करती है 4 पिनाका रेजिमेंट्स को और एक एडिशनल यहाँ पर 6 रेजिमेंट्स हैं। ये आपके आर ऑन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी एक्टिविटीज़। तो बाकी एडिशनल यहाँ पर 6 भी है, बाकी फंक्शनल अभी 4 हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स हैज़ बीन मेड स्पोर्ट्स एम्बेसडर बाय दुबई की स्पोर्ट्स काउंसिल? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया है? तो इंडिया में क्या करा? देखो सानिया मिर्ज़ा दो जगह दिख रही है, अगर मुझे नहीं भी पता होता ना तो तुक्का लगाना था, कोई सा तो एक लगाता। और सानिया मिर्ज़ा क्या भजन करती है? आंसर हो जाता है हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्ज़ा। यहाँ आप देख सकते हो। द दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल हैज़ अपॉइंटेड एक्स इंडियन क्रिकेट प्लेयर हरभजन सिंह एंड विमेन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा, और इनके अलावा भी यहाँ पे दे ज्वाइन रशियन। देखो यहाँ पे एक ये व्यक्ति कुछ खा रहा है और तो इसका पेट देखो कैसे फूल गया है, राइस खा रहा था, ये यहाँ पे खा रहा है ना, तो ये आप याद रख सकते हो। दे ज्वाइन रशिया के खाबीब खाने वाले करके एंड फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर पेट्राइस एवरा एज द फोर स्पोर्टिंग आइकन अपॉइंटेड बाय द दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। एंड आप बता सकते हो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक ऑफ विकेट्स इन टेस्ट कौन हो जाते हैं? हमारे भज्जी पाजी हरभजन पाजी। Where did India test fire the first long range hypersonic missile in November 2024? पिनाक तो आपने देख लिया, DRDO 75 मीटर है ना, DRDO कब आया? 1958 में। ओके, अलोंग विद आपका नासा। तो ये किस चीज़ को दिशा देगा? दिशा आपको कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा है ना। तो आपका भारत में पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा से। ये आपके ओडिशा से यहाँ से ये ऐसे ऊपर उड़ता हुआ जाएगा। एडवांसमेंट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। मिसाइल कैपेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन आपने बताया कि नहीं बताया? चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं, अगर बता दिया मतलब। समीर वी कामत जी हैं, और अगर मैं गलत हूँ मुझे बता देना। सर्च करके ज़रूर देखा करो, अगर मैं बताता हूँ चीज़ें याद रखने में थोड़ी सी और आसानी होती है। एंगेजमेंट होनी चाहिए आपकी। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द मिसाइल इज DRDO। स्ट्रेटेजिक एज यहाँ पर मिलती है, प्रोवाइड करती है इंडिया को विद सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर अदर नेशंस। ब्रह्मोस मिसाइल जो हो जाती है आपकी सेकेंड जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल, यहाँ पर जॉइंट वेंचर बनता है आपका रशिया के साथ। इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सॉइल फ्यूल डिडक्टेड रैमजेट, SFDR से हो जाता है, इसे हम एब्रीवेट करते हैं फॉर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। A project focused on creating soil fuel ducted ramjet technology for missiles. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, पिछली वीडियो में हमने ये पावरफुल थॉट के साथ शुरुआत करी थी अपने वीडियो की। नेल्सन मंडेला जी जो कि 1990 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, और इसके 1992 में, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, और इसके 2 साल पहले 1990 में भारत रत्न मिला इन्हें। हमारे देश ने नवाजा इनको भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से, और उससे 3 साल पहले 1987 में खान अब्दुल गफ्फार जी को मिला था। ये बातें आप याद रख सकते हो। एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने सजेशन दीजिए इस वीडियो को लेके, और मुझे बताइए और इस पर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ये पीछे कमेंट पे मारने की कोशिश कर रहा है हार्ट पे, तो इसे मैं भगा देता हूँ। हाँ, तो आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़, तो थोड़ा सा और रुकिए, हमारा वीडियो बस अभी कंक्लूड करूँगा मैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखो चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक आपका ये कहाँ जा रहा है? व्लादिवोस्तोक करके ये व्लादिमीर पुटिन है, मैं तो यही लगाता इसका। तो बताओ कौन है चेन्नई से व्लादिवोस्तोक? दोबारा से पढ़िए इस सवाल को अब हिंदी में। समुद्री गलियारा शुरू किया गया है, रशिया ही होगा इसका आंसर। यहाँ आप देख सकते हो रशिया। एंड ये देखो ये इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये पूरा इंडिया है हमारा, ये लद्दाख को ये इसमें चेन्नई में इन चाइनीज़ लोगों ने कैसे भेज दिया। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा इस गलती के लिए। सागर मंथन जो कि एक 2 डे इवेंट हो जाता है, 1700 पार्टिसिपेंट 215 डेलीगेट्स फ्रॉम 60 कंट्रीज़ इसमें हिस्सा लेते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स जो कि आपके चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जिस पे हमारा सवाल था, जिसमें ट्रांसपोर्ट टाइम रिडक्शन हो रहा है फ्रॉम 40 डेज से अब 24 दिन लगा करेंगे। डिस्टेंस रिड्यूस हो गया बाय यही 40%।
ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड IMEEC which stands for India Middle East Europe Economic Corridor spans approximately 4,800 किलोमीटर, आप ध्यान रख सकते हो। और 4,800 किलोमीटर ये आई थिंक आपकी जमुना भी है ना, जमुना मतलब कि आपकी ब्रह्मपुत्रा जिसे जमुना बोलते हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। रेल एंड सी लिंक्स को यहाँ पर ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा थ्रू मल्टीपल कंट्रीज। तो ये हो जाता है आपका चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। और इसमें आपका सागर मंथन 2 डे इवेंट भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो ये पार्टिसिपेंट वगैरह आ रहे हैं, इन सब चीज़ों में ये कुछ इनिशिएटिव्स में से आपका है, ग्लोबल कनेक्टिविटी को जो बढ़ावा देता है। वेयर वॉज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, और मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो दिल मिला के रखा करो। आंसर हो जाता है न्यू दिल्ली। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 organized by the Indian Society of Soil Science ISSS in collaboration with इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज IUSS से अब्रीवेट करते हैं। थीम यहाँ पर रही है केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर एम हमारा यही है, सॉइल को केयर करना। इसकी थीम आप याद रखना, थीम पूरी हो जाती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको बांट दिया है याद रखने के पॉइंट से। केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, केयर कर रहे हैं, ओके। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इको सिस्टम सर्विसेज, ये इसकी पूरी थीम है। बाकी आप ऊपर वाला वर्ड मतलब ऊपर वाला सेंटेंस या खाली ये वर्ड भी आप याद रखो, आपका काम बन जाएगा। सवाल क्योंकि बन जाते हैं इन चीज़ों पर कि उसकी थीम क्या थी GSC 2024 कॉन्फ्रेंस में, है ना। और ISSS आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, ये आप याद रखना। की हाईलाइट यहाँ पर ये हो जाती है, सॉइल की हेल्थ की बात करते हैं। इंडिया की 30% सॉइल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, क्योंकि वही पराली वगैरह ये सब जलाना, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं सॉइल की हेल्थ को लेके, सॉइल इरोजन, ये सारी चीज़ें। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी थ्रेट भी यहाँ पर आता है, उन सब चीज़ों पे भी बात करी गई हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर भी बात करी गई है टैकल करने के लिए सॉइल इरोजन को। ये अलाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 से। यहाँ पर अलाइंड रहता है यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें आपका SDG 15 एम करता है टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट दी सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट की सस्टेनेबिलिटी को, और कॉम्बैट करता है यहाँ पे डिसर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन से कहना चाहिए, डेजर्टिफिकेशन यानी कि वही होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक शब्द है मुझे याद नहीं आ रहा, हिंदी में एक शब्द हो जाता है आपका अकाल वगैरह ना। डेजर्टिफिकेशन होल्ड करता है यहाँ पे लैंड के डिग्रेडेशन को और बायोडाइवर्सिटी के लॉस को भी। वेयर वॉज द लार्जेस्ट मैरीटाइम समिट ऑफ साउथ एशिया सागर मंथन? साउथ एशिया के सागर मंथन दी ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 हेल्ड। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन दी ग्रेट ओशन डायलॉग, अभी अभी हमने पढ़ा था। ये आपके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके ग्लोबली जो यहाँ पर कोऑपरेशन कह लो या फिर मिल के इंटरलिंक करके ट्रैवल वगैरह करना, उन चीज़ों पे काम करता है। जिसमें आपके आई थिंक 1700 था, कितने थे, 1700 से ज़्यादा आपके यहाँ पर लोग आए थे, मतलब मेंबर्स वगैरह जो थे इसके। तो लार्जेस्ट मैरीटाइम समिट ये हुआ कहाँ है? सागर मंथन, हमारे प्यारे भारत में। Who was awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for the year 2023? तो ईयर 2023 के लिए यहाँ पर मिला है। इंदिरा गांधी ने किसे दिया? हैरी पुट्टर को, हैरी पॉटर को। हरी पुत्तर करके भी एक थी ना, इसका रिप ऑफ बनाया था हमने, मतलब इंडिया ने। तो हैरी पॉटर का रोल करा था डैनियल ने, है ना। डैनियल कोस्टा भी यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पर अवध ओझा सर भी आ गए हैं उसको पढ़ाने। तो आंसर हो जाता है डैनियल बैरनबोयम एंड अली अबू अवध। यहाँ आप देख सकते हो वर अवॉर्डेड द 2023 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये क्लासिकल पियानिस्ट हो जाते हैं एंड कंडक्टर हु यूज्ड म्यूजिक एंड कल्चरल डायलॉग टू प्रमोट करते हैं किस चीज़ को? प्रमोट दी जनरल म्यूजिक डायरेक्टर भी हो जाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है।
ही वॉज, अच्छा ठीक है, प्रमोट करते हैं पीस को, ये प्रमोट करते हैं पीस को, एंड ऑब्वियसली तभी तो इन्हें पीस का प्राइज़ मिला। एंड अली अबू एक पैलेस्तीन पीस एक्टिविस्ट हो जाते हैं, बाकी आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट, पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। क्राइटेरिया रिकॉग्नाइजेशन का एक्सेप्शनल एफर्ट्स आपके देखे जाएंगे, सस्टेन्ड एफर्ट्स जो कि वो आगे तक चले जा रहे हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट उसका और ह्यूमन वेलफेयर पे कितना काम कर रहा है। कैटेगरी इसका पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट तीनों में ही होता है, और ये आपके डैनियल बैरनब्योम और अली अबू अवध को मिला है। एंड ये इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट इस्टेब्लिश होता है 1986 में, एनुअली अवार्ड देते हैं, मॉनेटरी प्राइज भी यहाँ पे मिलता है, और ये काफ़ी हाई ऑनर है। वेयर वॉज द मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन नवंबर 2024। इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी आपकी एग्जैक्टली आई कब थी बताओ? 15 जनवरी को इसका फाउंडिंग डे बनता है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी के आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाते हैं, याद करो, मैंने बताया था आपके, वही थे दिव्येंदु। पढ़ाई लिखाई करो, IAS IAS बनो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति है ये? दिव्येंदु से आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आपके CDS कौन है? CDS हैं आपके अनिल जी। एंड बाकी अगर मैं बात करूं आपके, ब्लू कलर से लिख देता हूँ, रिवाइज कर लो। नेवी की बात करूं तो नेवी पे आपके नेवल पे पेट पे हाथ फेर के किसने कहा मेरा पेट भर गया? पंकज त्रिपाठी ने दिन में कहा था, तो दिनेश के त्रिपाठी आप याद रख सकते हो। एंड एयरफोर्स, अगर मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करूंगा, वो हो जाती है आपकी प्रीति। प्रीति से आपके अमनप्रीत, यस, अमन प्रीत सिंह ही था, ठीक है, याद रख सकते हैं। चलो इसी बात पे मुझे CISF के DG का नाम बता दो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है भट्टी भट्टी करके कुछ था, खैर। और इससे पहले कौन थी? इससे पहले नीना जी थी, ठीक है। संयुक्त विमोचन 2024 संयुक्त रूप से क्या करेंगे? ये हम करेंगे आपका गुजरात को करेंगे, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, अभी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा। संयुक्त विमोचन 2024 की डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज होती है। संयुक्त विमोचन में हम विमोचन करेंगे डिजास्टर रिस्पॉन्स पे लेके, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन रहेगा, 9 फॉरेन कंट्रीज, 15 ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, SDRF NDRF, ये आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, आई थिंक। इसके बारे में सर्च करना, मुझे बताना। इंडियन कोस्ट गार्ड, यस। चलो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये आपका 15 अगस्त के 3 दिन बाद, यानी कि 18 अगस्त को 3 दिन, और 18 अगस्त 1+8 क्या होता है? 9 होता है। देखो मैंने कैसे याद करा चीज़ को, यहाँ पे इनके जो DG हैं वो चेंज हुए थे 18 अगस्त को। 9 का मैंने यहाँ पर बनाया क्या, मिरर इमेज। P से ये हो जाते हैं आपके कौन? परामेश शिवामणि, ये व्यक्ति हैं जो यहाँ पर DG बन जाते हैं। और बाकी हम दोबारा से देख लेते हैं। इंडियन नेवी के कौन थे? ये थे आपके, पढ़ाई लिखाई करो, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेंदु बन गया ना। और इंडियन नेवी में आपके बन जाते हैं कौन? पेट पे दिन में दिनेश कुमार खरे। इंडियन एयरफोर्स प्रीति, तो अमनप्रीत सिंह जी हो जाते हैं। फोकस साइक्लोन जो कोस्टल रीजन है गुजरात का, उसको यहाँ पर उसके एज अ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को भी यहाँ पर एक्सप्लोर करा जाएगा। कोई आग वगैरह लगती है, उस तरीके की क्लोथिंग वगैरह, फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग पर भी विचार करा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से जो भी आपकी कंपनीज़ वगैरह निकल के आई हैं, और जो भी आपके डिज़ास्टर रिलीफ में जो चीज़ें लगती हैं, आइटम्स वगैरह लगती हैं, उसमें आत्मनिर्भर भारत यानी कि इंडिया की कंपनीज़ वगैरह जो हैं उनके योगदान को फोकस में रखा जाएगा। मतलब कुल मिला के यही बात है। ये व्यक्ति कौन था, यहाँ आप देख सकते हो, वो था औरंगजेब, जो कि बेटा किसका? यहाँ पीछे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है आपको ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, अपनी बेगम नूरजहां नाम था, क्या नाम था उसका? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पीछे यहाँ पर ये रहा शाहजहां, क्योंकि शाहजहां नहीं, शाहजहां का बेटा है, आई एम सॉरी, औरंगजेब।
आलमगीर जो अपने आप को कहता था। AZ से मैं इसे एब्रीवेट कर देता हूँ। A और Z एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आगे जो इसका भाई है जिसका नाम है दारा शिको, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ दियोराई जो कि आपकी हुई थी 1658 में, उसमें औरंगजेब ने दारा शिको को मार दिया था। दारा शिको अपने आप में काफ़ी लेजेंड आदमी था। बोर्न टू शाहजहां एंड मुमताज़ महल। शाहजहां, अच्छा मैंने नूरजहाँ कहा था ना, नहीं, मुमताज़ महल से के लिए ही उसने ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने इन द ईयर 1632। बाकी मुझे बता देना अगर मैं गलत हूँ। शादी हुई थी उसकी अपनी कज़न नदीरा बानो से एंड रिमेन मोनोगोमस थ्रू आउट हिज लाइफ। शाहजहां का नाम आपको पता ही होगा, खुर्रम। एंड दारा शिको अपने आप में काफ़ी फ़िलोसॉफिकल रहा है, उसने उसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन रहे हैं। मामजा उल बहरीन करके यहाँ पर लाइब्रेरी उसकी बनाई थी यहाँ पर दिल्ली में। इसकी मोस्ट फेमस वर्क हो जाता है यहाँ पे ममजा उल बहरीन, यहीं पर ही है, इस दिल्ली की लाइब्रेरी में अभी भी रखी हुई है। एंड इसके अलावा इसने ट्रांसलेट करा था पर्शियन में, संस्कृत से पर्शियन में 52 उपनिषद और भगवद गीता को, और इसी वजह से चल के इसके फिर आगे कन्फ्लिक्ट हुए औरंगजेब से। बैटल ऑफ डियोराई हुई 1658 में, डिफीट हुई, फिर रिट्रीट्स हुई, पीछे हुआ। रिलीजियस रिलेशनशिप इसके फ्रेंडशिप रही गुरु हार राय से। एच आपका रीजनिंग में 8 होता है, बट नहीं, ये आपके 7th सिख गुरु थे। डिवोशन सूफीज़म में इसका देखने को मिला। एंड मिलिट्री और गवर्नेंस उस वक्त जैसे कि आपके सारे जो होते थे प्रिंस वगैरह, उन्हें छोटी एज में बना दिया जाता था गवर्नर वगैरह या फिर मिलिट्री कमांडर। तो ये गवर्नर भी रहा है काबुल और मुल्तान का, एंड मिलिट्री कमांडर भी इसको बना दिया था, 1652 में बना दिया था। इंटेलेक्चुअल परज्यूट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं इसकी, और इसका इंटरेस्ट रहा है हिंदुज़म क्रिश्चियनिटी में, जैसे कि मैंने बताया भी है कि किस तरीके से इसने 52 उपनिषद और भगवद गीता को करा है ट्रांसलेशन ऑफ 52 उपनिषद्स एंड भगवद गीता। डाउनफॉल और लेगेसी में इसका पब्लिक ह्यूमिलेशन बोला जाता है कि इसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करा गया और फिर बाद में इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 30th of August 1659, बैटल ऑफ डियोराई के एक साल बाद। और फरवरी 2017 में NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रीनेम कर दिया था डलहौसी रोड का नाम दारा शिको रोड से। ये आप ध्यान रख सकते हो। ये थे हमारे लेजेंड दारा शिको, जिनके भाई का नाम क्या था, औरंगजेब। औरंगजेब का निक नेम कह लो या नॉर्मल नेम आलमगीर कह सकते हैं, आलमगीर नाम था। और शाह आलम भी इसने फिर टाइटल लिया था। खैर, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो आपने जवाब दिया, किसी ने भी नहीं दिया। कमेंट कोई करता ही नहीं है, हमें लोग हल्के में ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 1707 में औरंगजेब कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी सूबाज। मैंने कहा था कि ये तो आप याद रख सकते हो, 1707 में इसकी डेथ हुई थी। अगर आप इतना याद रख सकते हो ना, तो आप एक याद रख सकते हो बात, 7 टाइम 3 इसका थर्ड मल्टीपल इसका आंसर हो जाता है। इसके सूबाज कितने थे, सूबा 3 पत्ती का कलमाल, इसने 21 इसका आंसर हो जाता है। इन विच इंडियन स्टेट इज द चराई डियो मैदाम नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखो, एक चरवाहा था, वो चराई कर रहा था और वो डीओ लगा के उसने अपनी मैदाम को सेट करा है। तो उसको सेट कर लिया, अब उससे शादी हो गई, घूम रहा है उसके साथ, तो अपनी पुरानी यादों को वो ताज़ा कर रहे हैं, तो उसको क्या आ गई, शर्म आ गई। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, इसका आंसर हो जाता है असम। और जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक मुझे भी कलेजे को मेरे ठंडक नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, ये रहा वो चरवाहा, ये लगा रहा है डीओ और ये अपनी मैदाम के साथ यहाँ पे निकल चुका है। तो चराई डियो मैदाम आपका असम में सिचुएटेड है। एंड यस, यहाँ हम देख सकते हैं चराई डियो मैदाम। चराई डियो मैदाम, मैदाम का मतलब क्या होता है, मैदाम का मतलब होता है टीला, ठीक है। तो चराई डियो मैदाम अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाती है, लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर इन अ टाउन, जो कि एक टाउन हो जाता है आपका शिवसागर असम में, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये साइट को बोला जाता है पिरामिड ऑफ असम, सिग्निफिकेंट है ये। और ये आपका हो जाता है अहोम डायनेस्टी का। अहोम डायनेस्टी के आपके रूलर हुए चाओ लुंग सिउ काफा ने इसको बनाया था 1253 AD में। 1253 यानी कि आप समझ सकते हो
गुलाम वंश जब चल रही थी उसके साथ में कंटेम्प्रेरी है। गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 AD तक, क्योंकि 1290 में फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी। ठीक है, और आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो, गुल खिले तो सांस लो। गुलाम, ये एक मैंने ऑनलाइन किसी टीचर से मतलब मेरा खुद का बनाया नहीं है, किसी टीचर का मैंने करा था, मुझे याद नहीं आ रहा उन टीचर का क्या नाम है। और गुलाम वंश आपका, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर आपका यहाँ पर ये सैयद वंश। गुल खिले तो सांस लो, एल से आपका लोधी वंश आ जाएगा, जिसमें आपका 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत नंबर 1 की होती है ना। तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी तो सब ठीक ही है। करंट स्टेटस 30 माउंट्स प्रोटेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। निगलेक्ट भी करा गया है यहाँ पे, जो चीज़ें पहले निगलेक्ट छोड़ दी गई हैं अब उन चीज़ों पे अब फोकस करा जा रहा है कि उन्हें निगलेक्ट ना छोड़ा जाए, क्योंकि जब ये माउंट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट अब करे जा रहे हैं, और इससे पहले क्या हो रहा था इन पे इंक्रोचमेंट यानी कि क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कब्जा होता है। ठीक है, तो इतना है यहाँ पे। और विजिटर यहाँ पर इनकरेज करते हैं एक्सप्लोर करेंगे चराइडियो मैदाम को, विजिट करेंगे शिवसागर मोन्यूमेंट को। इसको यूनेस्को अब कर ही रहा है अपने आप में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपका साफ़ सफाई भी देखने को मिलेगी, और इस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाया जाएगा। अहोम डायनेस्टी के रॉयल ब्यूरल माउंट्स है ये, इन्हें पिरामिड्स ऑफ असम भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है। और आपके अगर कुछ भी सवाल हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगा। कोई सजेशन है तो वो भी मैं इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा आगे के वीडियोज़ में। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो ताकि आप हमारे इस चैनल के सारे रिसोर्सेज को अच्छे से देख पाओ। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों। तेरे माँ बाप की फिक्र है, तू किधर भटक गया, घर तेरा किधर है। ये धूल तेरी ग्लिटर है, वो माँ बाप के चेहरे पे लांछन है, कीचड़ है। तेरे माँ बाप को फिक्र है, तू किधर भटक गया, घर तेरा किधर है। जिक्र ये अधिकतर है, बस पलट के आजा, घर अब भी वहीं पर है।